बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अगस्त, 15 जनवरी, 19 अप्रैल, 23 अगस्त और 25 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 19 अप्रैल। तो लीवर जो है हमारा एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसके प्रति जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके स्वास्थ्य, इसके देखभाल की ओर कदम बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 19 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को यानी विश्व लीवर दिवस के अवसर पर स्वस्थ भारत के निर्माण दिवस होगा यहाँ पर के निर्माण का आह्वान किया। तो मोदी जी का कहना है कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने मोटापे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे कदम उठाने पर जोर दिया। विश्व लीवर दिवस पर हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम जो है भोजन ही दवा है। तो ये थीम याद रखिएगा। इसका अर्थ है कि हम जो खाते हैं वह हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने उन्हें ठीक करने और स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट किया, स्वस्थ जीवन जीने के आह्वान के साथ विश्व लीवर दिवस को मनाने का सराहनीय प्रयास है। तेल का सेवन कम करने और इसके साथ ही इसी तरीके के छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो यकृत स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है भोजन ही दवा यानी फूड इज मेडिसिन। इस थीम का उद्देश्य है लीवर की सेहत के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान देना, जो कि यकृत डिटॉक्सिफिकेशन, पाचन और ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए संतुलित आहार और सचेत जीवन शैली परिवर्तन इसके प्रदर्शन और मजबूती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे दैनिक आहार में छोटे जानकारीपूर्ण विकल्प यकृत रोगों से लड़ने में शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि यकृत एक महत्वपूर्ण अंग है जो मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी और पोषक तत्वों के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। 2025 का थीम भोजन ही दवा है। यह दर्शाता है कि यह एक स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाकर यकृत रोगों को रोका जा सकता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। यकृत रोगों के कुछ जोखिमों के कारण क्या हैं? तो बहुत से लोग अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। अस्वस्थ आहार और मोटापा ये भी एक प्रमुख कारण है। हेपेटाइटिस संक्रमण, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ और दवाएं। अब ये देखिए, जैव आवर्धन आप लोगों ने सुना होगा, जैव आवर्धन, और एक सुना होगा शब्द आप लोगों ने, जैव संरक्षण। अब जैव आवर्धन क्या है और जैव संरक्षण क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, किसी किसान ने अपने खेत में पौधा उगाया, मान लीजिए साग ही है यानी सब्जियां ही हैं, और इसमें कुछ कीड़े लग गए। तो किसान क्या करता है, पेप्टिसाइड लाता है यानी कीटनाशक लाता है और इसके ऊपर छिड़काव करता है। अब इस साग को किसी मनुष्य ने खाया या किसी जानवर ने खाया, तो कोई जानवर जब है, मान लीजिए ये कोई मनुष्य है या जानवर है, इसने जब खाया तो इसमें इस विषाक्त पदार्थ की मात्रा जो है एकत्रित हो गई।
फिर कुछ समय बाद मतलब ये एकत्रित हो गई, तो इसी को बोलेंगे जैव आवर्धन। फिर ऐसा तो है नहीं कि ये जो मनुष्य है या जानवर है ये एक ही बार खाएगा, अपने जीवन काल में बहुत सारे बार खाएगा। तो समय के साथ जब विषाक्त पदार्थों की मात्रा किसी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है या विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसी को जैव संवर्धन संरक्षण लिखा है मैंने, संवर्धन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक मिनट दोस्तों, ये आवर्धन है, ये संवर्धन होगा, ठीक है। तो समय के साथ जब किसी भी पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो उसी को जैव संवर्धन कहते हैं। और जैव आवर्धन हमने बता दिया कि किसी पोषी स्तर से किसी दूसरे पोषी स्तर में जब विषाक्त पदार्थों की मात्रा स्थानांतरित होती है तो उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। अगला कारण है आनुवंशिक और ऑटो इम्यून स्थितियां। तो ये सब प्रमुख कारण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये तो पुरानी बात हो गई, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है पीसीएस से लेकर के और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये अभी क्यों चर्चा में है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा की जिससे ये प्रश्न सामने आया है। चलिए बात करते हैं। तो सी शंकर नायर के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो सी शंकर नायर जी का जन्म 11 जुलाई 1857 को मलाबार यानी वर्तमान केरल में हुआ था। इनके शिक्षा की बात करें तो मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। और कैरियर की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय से वकालत की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जलियांवाला बाग नरसंहार और सी शंकर नायर का विरोध, यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण एकत्रित लोगों पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर द्वारा गोली चलवाना एक ये घटना है और इसी को हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। इसमें नायर जी का विरोध था। नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया और गांधी और अराजकता नामक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने माइकल ओ डायर को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। नायर की कानूनी लड़ाई की बात करें तो माइकल ओ डायर ने नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा दायर किया जिसमें नायर हार गए, लेकिन उनके प्रयासों ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो इसके ऐतिहासिक महत्व भी है। और ये हुआ क्यों था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था जिसे काला कानून कहा गया। इस एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस अत्याचार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया एक काला कानून था। इसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जा सकती थी, साथ ही साथ गुप्त सुनवाई होती थी। इसमें आरोपित को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता था, यानी प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस जिसे हम बोलते हैं, यानी दूसरे पक्ष को सुने बिना ही निर्णय दे देना इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था। और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? तो आप लोगों को याद होगा वर्ष 2022 का समय जब 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से भारत में चीते लाए गए थे और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और अभी जो है वहाँ से कुछ चीतों को स्थानांतरित किया जा रहा है और वो
जो जगह है वो गांधी सागर उद्यान है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए बात करें व्याख्या की। तो चीतों का स्थानांतरण, यानी हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ वन्यजीव अभयारण्य पहले इसमें कई चरण शामिल हैं। तो पहले चरण में 4 से 5 चीतों को गांधी सागर के पश्चिमी हिस्से में छोड़ा जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करें, क्यों छोड़ा जा रहा है, तो कूनो गांधी सागर परिदृश्य में 60 से 70 चीतों की मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है। चीतों के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक नाम एसिनोक्सिस जुबेटस है, और जिसे हम चीता बोलते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे तेज स्थलीय पशु है, जो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक दौड़ सकता है। साथ ही साथ IUCN की स्थिति की बात करें तो ये रेड लिस्ट में अति संवेदनशील यानी वल्नरेबल की स्थिति में सूचीबद्ध है। चीतों की पुनः वापसी परियोजना, यानी भारत में चीतों की पुनर्वास 17 सितंबर 2022 को हुई थी, और 17 सितंबर को ही मोदी जी का जन्मदिन है, और उसी अवसर पर उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की थी। चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। यह परियोजना NTCA और WII और नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से चल रही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में स्थित है। इसे 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। यह क्षेत्र नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए चीतों के लिए प्रमुख पर्यावास का केंद्र है। गांधी सागर अभयारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। एशियाई चीतों का वैज्ञानिक नाम एसिनोक्सिस जुबेटस वेनेटिकस, और इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में अत्यधिक संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अफ्रीकी चीते अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य ने पुलिसिंग, न्याय वितरण और जेल प्रबंधन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है? तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पर कर्नाटक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दक्षिणी राज्यों ने पुलिसिंग, न्याय वितरण और जेल प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना ने सबसे अधिक सुधार करते हुए 11वें स्थान पर अपना जगह बनाया है। पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और यह अंतिम स्थान पर रहा है। सिक्किम ने छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, और भारत में 20.3 लाख पुलिस कर्मियों में से वरिष्ठ पदों पर 1000 से कम महिलाएं शामिल है। जेल की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे अधिक भीड़ है, और यह दिल्ली की जेलों में 91% कैदी विचाराधीन है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा कैदी हैं, यानी भीड़ है यहाँ पर। और ये रिपोर्ट बताती है कि एक संबंधे 4 है, यानी जहाँ पर एक कैदी होने चाहिए थे वहाँ पर 4 कैदी रखे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दिल्ली की जेलों में 91% कैदी विचाराधीन है, यानी निर्णय नहीं आया है और उनका ट्रायल ही नहीं हो सका है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि अभी जो है बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनका ट्रायल ही नहीं हो पाया है, और ना ही उनके पास इतना संसाधन है या पैसे हैं कि वो अपना बेल करा सकें। तो इसी को संदर्भित करते हुए ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और इसमें कुछ प्रमुख सूचनाएं दी गई हैं। न्यायाधीशों की कमी बताई गई है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो कि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित 50 से कम है। तो विधि आयोग ने प्रति 10 लाख पर 50 न्यायाधीश की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हैं कितने?
15 हैं, मात्र 15। महिला न्यायाधीशों की स्थिति की बात करें तो जिला न्यायाधीश न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी 38.3% तक बढ़ी है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 14% है। और इस पर एक वेब सीरीज भी बनी है दोस्तों, आप लोग उसे भी देख सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा विस्तार से बताया गया है। तो वेब सीरीज का नाम है ब्लैक वारंट। ठीक है, और ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किस दिन और कहाँ किया गया है? तो भू भारती पोर्टल का शुभारंभ जो है 14 अप्रैल 2025 हैदराबाद में किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया है। चलिए बात करें व्याख्या की। तो तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भू रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल बनाना, पारदर्शी और सुलभ बनाना। यह पोर्टल धरली पोर्टल की जगह लेगा, जिसे पिछली बीआरएस सरकार ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? तो रेवंत रेड्डी ने इसे 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर हैदराबाद में शुभारंभ किया था। और इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो भू भारती पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता भूमि पंजीकरण, म्यूटेशन, अपील और संशोधन जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल में ई चालान, अतिक्रमण और निषिद्ध भूमि विवरण, भूमि अधिकार और पंजीकृत दस्तावेज जैसी जानकारियां उपलब्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन कौन करता है? तो बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियां और सरकारी संस्थाएं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गैर बैंकिंग कंपनियां। ठीक है, तो वाइट लेबल आप लोग देखे होंगे, इंडिया वन करके एक एटीएम लगा होता है, वाइट कलर का होता है, तो उसी की बात हो रही है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी भारत का पहला बैंक ऐसा बन गया है जिसने ट्रेन में एटीएम लगाने का कार्य किया है। यह एटीएम मुंबई और मन्नाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन है जिसमें एटीएम की सुविधा दी गई है। पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नासिक जिले के मनमाड तक जाती है और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो एटीएम का पूर्ण नाम है, इसी को यहाँ पर लगाया गया है। एटीएम के आविष्कार की बात करें तो ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। तो ब्रिटेन के कौन थे? जॉन शेफर्ड बैरन। और 1967 में लंदन में पहला एटीएम स्थापित किया गया था। भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई में स्थापित हुआ था। इसके बाद एसबीआई ने 2004 में कोच्चि में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। भारत का सबसे ऊंचा एटीएम सिक्किम के नहतुला में स्थित है। एटीएम के प्रकार की बात करें तो बैंक एटीएम यानी बैंक के स्वामित्व में और बैंक ही संचालित करता है। ब्राउन लेबल एटीएम होता है जिसे साझेदारी में बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। वाइट लेबल एटीएम की बात करें तो गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की परिचय की बात करें तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो पुणे में है और टैग लाइन क्या है? एक परिवार एक बैंक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ई सेहत ऐप का संबंध किस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ई सेहत ऐप का संबंध जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो आप लोगों को याद होगा 2019 में ये यूटीज बना था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अमर अब्दुल्ला ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ दिलाना है। इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ऐप के माध्यम से लोग जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। ऐप डॉक्टरों की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट बुकिंग और डायग्नोस्टिक और सर्जिकल सेवाएं, टेली कंसल्टेशन और आपातकालीन देखभाल सेवाएं प्रदान करता है।
हेल्पलाइन और आपातकालीन सेवाएं, इसमें अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी और हेल्पलाइन सेवाएं भी दी जाती हैं। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी भी इसमें शामिल है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है अभी फिलहाल में। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित एक अन्य खबर थी, वो भी हमने बता दिया। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय 1928 में स्थापित हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है के अंतर्गत आता है। 1954 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था। संविधान में स्थान की बात करें तो 1957 में जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत उच्च न्यायालय को राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय घोषित किया गया था। इसके पुनर्गठन और नए नाम की बात करें तो 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक संयुक्त उच्च न्यायालय के रूप में काम करते हैं, यानी दोनों साझा रूप से एक ही उच्च न्यायालय का उपयोग करते हैं। न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सहित 25 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। और इसके पीठ की बात करें तो उच्च न्यायालय की पीठ जम्मू और श्रीनगर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन है? तो किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल और अपोलो हॉस्पिटल। तो अभी जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली जो है शीर्ष पर है। तो रैंकिंग मानदंड की बात करें तो अस्पतालों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर रैंक किया गया है, जैसे कौन कौन से हैं? चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, यानी ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से 85,000 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों की राय ली गई थी। साथ ही साथ इसमें रोगियों का सर्वेक्षण किया गया था। तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद के रोगियों के सर्वेक्षण और संतुष्टि स्तर को भी इसमें शामिल किया गया था। अन्य मानदंड भी इसमें शामिल किए गए थे, जैसे रोगी डॉक्टर अनुपात, स्वच्छता, रोगी अनुभव डेटा और अस्पताल की गुणवत्ता मीट्रिक प्रणाली, ये सब भी इसमें देखा गया था। टिस्का का माप भी किया गया था। मरीजों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई थी? तो जनवरी 2024, फरवरी 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025। तो इस योजना की शुरुआत जो है फरवरी 2024 में की गई थी और वो भी कब? 13 जनवरी को। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। चलिए बात करें तो पीएम कुसुम योजना के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश अच्छा कार्य करने में अग्रणी है। तो पीएम कुसुम योजना है क्या? यह योजना भारत सरकार ने 2019 में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य और सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके किसानों की मदद करना है। खास तौर पर यह योजना किसानों को डीजल के बजाय सौर पंप देने पर जोर देती है, ताकि वे अपने खेतों में सिंचाई के लिए कम खर्च करें और ज़्यादा फायदा कमाएं। इसमें कुछ प्रमुख घटक निर्धारित किए गए थे। जैसे घटक ए की बात करें तो यह उन किसानों के लिए है जिनके पास परती जमीन यानी जिसे खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या बंजर जमीन है, वो घटक ए में शामिल किए गए थे। क्या होगा इससे? तो इन किसानों की ज़मीन पर सौर पैनल लगाकर 10,000 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी और इसका फायदा यह होगा कि ये किसान अपनी ज़मीन पर सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे। घटक बी की बात करें तो यह ऑफ ग्रिड या इलाकों, वह इलाके जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है वहां के लिए लागू किया गया था। इससे क्या होगा? तो इन इलाकों में 20 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे और यह पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे, यानी बिना बिजली के ये पंप किसानों को खेतों में पानी देने में मदद करेंगे।
घटक सी की बात करें तो यह उन किसानों के लिए है जिनके पास पहले से बिजली से जुड़े पंप है, यानी जो मोटर लगा करके सबमर्सिबल लगा करके सिंचाई कार्य किया जाता है, उसके लिए घटक सी है। तो इससे क्या होगा, तो इन पंपों को सौर पंप में बदलने के लिए सोलराइजेशन किया जाएगा, यानी अब उनका पंप सूरज की रोशनी से चलेगा और बिजली की ज़रूरत नहीं होगी। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में देखें तो यह योजना उन परिवारों के लिए है जो सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली चाहते हैं। योजना के उद्देश्य की बात करें तो 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर पैनल मिलेंगे और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। आरंभ तिथि की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। कहीं कहीं 13 फरवरी भी लिखता है, ठीक है। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 1 करोड़ परिवारों को उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके बजट की बात करें तो इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इसके लाभ की बात करें तो लाभार्थियों को सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी बिजली की लागत में कमी आती है। इसके प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। तो मार्च 2027 तक ये लक्ष्य पूरा करना है, 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस कारण प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जो है यह क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए प्रसिद्ध है, अभी क्या बहुत पहले से भी है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो ये रहा पैसिफिक रिंग और फायर, ठीक है। अब ये देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर एक रिंग नुमा संरचना बनती है और जहाँ पर आए दिन जो है ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। चलिए व्याख्या की बात करें तो हाल ही में माउंट लेवोटोबी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट लेवोटोबी में विस्फोट होने के कारण ये चर्चा में है, जिससे विमान सेवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत विमानों को माउंट लेवोटोबी के आसपास 5,000 मीटर से नीचे उड़ान भरने से रोका गया है। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी नूता तेनगारा प्रांत में स्थित है। तो माउंट लेवोटोबी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां सामान्य हैं। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी वह छिद्र होता है जहां से मैग्मा और गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। और ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय तंत्र और सुषुप्त यानी विद्रुप्त और मृत ज्वालामुखी। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कियालू ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में अवस्थित है और इस पर अधिकार किसका है, अमेरिका का है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो बैरन द्वीप है जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। इंडोनेशिया की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, राष्ट्र है। इसमें लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में अवस्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें तो जकार्ता है। इसकी अभी फिलहाल में राजधानी भी बदली गई है, बदली जाने की बात हो रही है। कहाँ पर नई राजधानी की बात हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए बात करें तो तारीख, सॉरी यहाँ पर हमने 19 अप्रैल कर दिया, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो तारीख की बात करें तो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को ने 1983 से इसे घोषित किया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में, दिवस के रूप में। और इसके उद्देश्य की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत में
चराई देव मोइदाम, जो अभी फिलहाल में 2024 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अहोम राजवंश के सदस्यों के टीलों जैसी दिखने वाले स्थल और दफनाने की प्रक्रिया है। इससे संबंधित हमने पिछले MCQ में चर्चा कर रखा है, मतलब कई दिनों पूर्व। आप लोग अगर रेगुलर जुड़े होंगे तो इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है और उसने बताया है कि जो चीन है वो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश में शीर्ष स्थान पर बना है। और भारत में की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दुनिया भारत की स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है, जो 2023 के आंकड़ों के अनुसार बताता है कि भारत जो है चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। शीर्ष उत्पादक देश की बात करें तो चीन है, 30 मिलियन यूनिट प्लस है। अमेरिका 10 मिलियन यूनिट। जापान तीसरे स्थान पर है 9 मिलियन यूनिट के साथ। वहीं भारत चौथे स्थान पर है 6 मिलियन यूनिट के साथ। तो आप चीन, अमेरिका, जापान और भारत ये चारों याद रखिएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी की बात करें तो 2020 में वैश्विक ऑटोमोबाइल कल पुर्जे का व्यापार $700 बिलियन रहा है। भारत की हिस्सेदारी केवल 3% रही है, यानी $20 बिलियन रही है। भारत का आयात भी लगभग $20 बिलियन रहा है, यानी यहाँ पर व्यापार अधिशेष लगभग नगण्य रहा है। तो ये अब बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। भविष्य के लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वैश्विक हिस्सेदारी 3% से बढ़ा करके, अभी 3% थी ना, आप लोगों ने देखा $20 बिलियन, उसे बढ़ा करके 8% करना है। उत्पादन लक्ष्य $145 बिलियन करना है। संयुक्त लक्ष्य $60 करना है। व्यापार अधिशेष लक्ष्य 25 आदिवासी डॉलर करना है। रोजगार सृजन की बात करें तो 20 से 25 लाख अतिरिक्त नौकरियां देना है। इसमें फोकस क्षेत्र की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसी अगली पीढ़ी की तकनीक और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना, ये सब फोकस क्षेत्र है। विनिर्माण क्षेत्र में GDP में योगदान 17%। विनिर्माण GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी 49% है, मतलब इस 17% में 49% है। कुल GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.1% है। नीति आयोग के बारे में बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा भली भांति, ये योजना आयोग का स्थान लिया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और यह जो है संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है, बल्कि जो मंत्री परिषद है उसके अनुसार जो है स्थापित किया गया है आदेश द्वारा। इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं। और CEO की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है। ये रिपोर्ट जारी की गई, कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? सुमन के बेरी के द्वारा ये जारी की गई। और ये जो है नीति आयोग टॉप टू डाउन अप्रोच नहीं अपनाता है, बल्कि डाउन टू टॉप यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो अभी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय और कुरियन जोसेफ। तो राइट आंसर हमारा D है। तो अभी ये सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। और ये कहाँ की राज्य सरकार है? तो तमिलनाडु की राज्य सरकार है, जिसने कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में, ये पूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति का गठन किया है जो केंद्र और राज्य संबंधित
जो प्रमुख प्रावधान हैं उसमें किस तरीके से जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, उसके संदर्भ में एक समिति गठित की गई है। चलिए तो बढ़ें व्याख्या की ओर। तो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होंगे जो रिजर्व बैंक के कुरियन जोसेफ हैं। और समिति के सदस्य कौन कौन हैं? तो पूर्व IAS अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी होंगे। राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष M नागराथन समिति का मुख्य कार्य संभालेंगे। निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिश करना होगा इस समिति को। संविधान का विश्लेषण करना, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए विषयों को फिर से राज्य सूची में बहाल करने के लिए उपाय सुझाना। तो आप लोगों को याद होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय 5 विषय ऐसे थे जिन्हें राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, और ये फिर से जो है उसे वापस करने की बात हो रही है। तो इसीलिए समिति गठित की गई है। पारंपरिक आयोगों की सिफारिशों का पुनरावलोकन, जैसे कि राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग की सिफारिशें जो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करती हैं। राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता देने के लिए सुधार, इस संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का सुझाव देना इसमें शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ें। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वे 5 विषय हैं कौन कौन? तो ये शिक्षा है, वन है, भार और माप है, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन, संविधान और न्याय का शासन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले देख लेते हैं कुछ प्रमुख प्रावधान। तो जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है, और इसमें जो है संघ सूची में कुल 98 विषय शामिल किए गए हैं जो पूर्व में 97 थे। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघीय कर, ये सब इसमें शामिल है। सिर्फ संसद कानून बना सकती है इस सूची पर, संघ सूची पर। वहीं राज्य सूची की बात करें तो कुल 59 विषय हैं, पूर्व में 66 थे। राज्य के स्थानीय हित वाले विषय जैसे स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस इत्यादि इसमें शामिल है। राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची, कुल इसमें 52 विषय हैं, पूर्व में 47 थे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा, जैसे कि शिक्षा, श्रम और आपराधिक कानून। तो ये कुछ प्रमुख सूचियां के विषय हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर कुछ समितियां भी बनी थी, जैसे MCC तलवाड़ा समिति जो 1966 में बनी थी। इस समिति का गठन MCC तलवाड़ के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। वहीं बात करें तो राजमन्नार समिति 1969 में, इस समिति का गठन M करुणानिधि द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता PV राजमन्नार ने की थी। वहीं सरकारी आयोग की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी सरकार ने स्थापित किया था। अध्यक्ष थे कौन? न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया। यहीं पर पुंछी आयोग की बात करें तो यहाँ पंछी लिखा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, पुंछी आयोग, पंछी लिखा है, पुंछी आयोग जो 2007 में बनी थी, और इसे मनमोहन सिंह सरकार ने स्थापित किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहन पुंछी ने की थी। और मध्य राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग 2000 में बना था। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्थापित किया था। अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। इस आयोग ने भी केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिशें दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए CBI ने कौन सा अभियान चलाया है? तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 नामक अभियान चलाया गया है।
चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो डिजिटल अरेस्ट से निपटान में कई चुनौतियां हैं, जैसे गोपनीयता, साइबर अपराधी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इनक्रिप्टेड मैसेज का उपयोग कर अपनी पहचान छिपाते हैं, जिससे गिरफ्तारी करना मुश्किल हो जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायरा भी होता है। साइबर स्कैम जैसे कई देशों में फैलते हैं, जिससे स्थानीय पुलिस कार्रवाई में कठिनाई होती है। विनियामक विखंडन देशों को अलग अलग नियमों से जैसे एकजुट अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बनाना मुश्किल होता है। खास साख या भ्रष्टाचार का डर रहता है। ये सब प्रमुख चुनौतियां हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की बात करें तो यानी I4C इस संदर्भ में बनाया गया है। तो I4C को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में साइबर स्क्रैम सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करना है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना है। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज करने और साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने में सुविधा प्रदान करना है। साथ ही साथ सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना है। साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न कराना है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है। तो अभी के लिए फ़िलहाल में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।